स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 केस के बारे में बात करेंगे। एमसी मेहता एक सोशल एक्टिविस्ट लॉयर हैं और इन्होंने पीआईएल फाइल किया श्री राम इंडस्ट्री के खिलाफ कि ये एक खतरनाक सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करते हैं और जिससे लोगों को काफ़ी हार्म फैलेगा, दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। और उसी के कुछ दिन बाद ओलियम गैस का लीक होता है जिसके कारण कुछ लोगों की मौत होती है और सेवरल डैमेजेस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है। तो बट इसमें जो जब ये केस गया कोर्ट में तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठे कि क्या इतने जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, कीर्ति नगर में बेसिकली ये थी, तो पॉपुलेटेड एरिया थी काफ़ी। तो ऐसी जगह क्या इसको ऑपरेट करना या ऐसी इंडस्ट्री को चलाना जो कि इतनी खतरनाक इंडस्ट्री है, जो ऐसे हजार्डस सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करती है, वहाँ पे चलाना उचित होगा? साथ ही साथ क्या कोई रेगुलेटिंग एक्ट या मैकेनिज्म हमें रखने की, इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है? और जो इसकी कंपनसेशन होगी, जो इसकी लाइबिलिटी होगी, वो किस बेसिस पे डिसाइड होगी? और जो आर्टिकल 32 का स्कोप है वो है क्या? क्योंकि देखिए आर्टिकल 32 का स्कोप जो होता है वो पहले ये था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होने वाला है तो उस पे आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते और आपको ये लॉ क्रैश करना चाहिए या आपको कोई और इसमें एक्शन लेना होगा। बट क्वेश्चन ये उठ रहा था कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, उसको उससे नुकसान हो गया है, तो क्या उस केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं दे सकती, कि मतलब कि उपाय नहीं दे सकती कोई कि हाँ आपको इतना कंपनसेशन देना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन को इतना नुकसान हुआ है? फिर आर्टिकल 21 में ये क्वेश्चन उठा कि अगर किसी की लाइफ को हम छीन रहे हैं, जैसे हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसके कारण किसी और की लाइफ जा रही है, तो उसका क्या कसूर है? उसका तो जीने का हक है ना। जो आर्टिकल 21 है वो क्या श्रीराम इंडस्ट्री के खिलाफ यूज हो पाएगा? क्योंकि आर्टिकल 12 में हमको ये बताया गया है कि जब स्टेट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट श्री राम इंडस्ट्री स्टेट के अंडर में आती थी कि नहीं आती थी, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कोर्ट, ना ही इसके लिए कोई सेटअप किया गया मैकेनिज्म की पता लगाया जाए, और इसको वैसे का वैसा छोड़ दिया गया, इस पर कुछ ज़्यादा बात हो नहीं पाई। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इसमें, वो ये आया कि भैया अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में खुलती है या हैजार्डस एरिया में खुलती है तो उसका इंस्पेक्शन कराया जाए, पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया जाए और उसके लिए लॉ बनाया जाए, और स्टेट को पावर देती है कि इसको बंद करवा सकते हैं। ठीक है। और जो कंपनसेशन था कि कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाए, देखिए कंपनसेशन डिसाइड करने का ये था कि क्वांटम ऑफ डैमेज और जो साइज ऑफ इंटरप्राइज था, मतलब कि जितना डैमेज है और जितनी बड़ी इंटरप्राइजेस है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कंपनसेशन कितना दिया जाएगा। जितनी बड़ी कंपनी होगी उस हिसाब से उसको डैमेज देगी, जो कंपनसेशन देगी, और जितना बड़ा डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा कैलकुलेट करके वो कंपनसेशन निकाला जाएगा। अब आर्टिकल 32 में क्या हुआ कि अब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं देगी, साथ ही साथ रेमेडियल मेजर्स भी देगी कि आपको ये चीज़ें करनी होंगी, कंपनसेट करना होगा। ठीक है। और आर्टिकल 21 के तहत अब लोग को अगर उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है एक्सट्रीम केस में, तो वो अपने कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकती है। अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ है, कोई हैवी लॉस हुआ है, जैसे कि इंडस्ट्री से रिलेटेड। और वही 32 में भी बोला गया है कि अगर कोई बड़ा हैजार्डस इवेंट हुआ है और उसमें पुअर और बैकवर्ड क्लास को इफेक्ट हुआ है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि आप इनको कंपनसेट कीजिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को नहीं फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल को इंडस्ट्री वाले केस में। क्योंकि देखिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है पहले बता दूं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और पहले मैं बताता हूं। जैसे आपका एक लैंड है और बगल वाले का लैंड है, आप कुछ एक्टिविटीज़ में करते हैं और जिस एक्टिविटी के कारण इनको नुकसान पहुंचता है, मतलब मान लीजिए कुछ एक्टिविटी हो रही है,
और यहाँ पे आग लग जाती है इनके घर में, तो ये बोलेंगे मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बट आपके पास कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि वो इंसिडेंट जो हुआ वो आपके कारण नहीं हुआ, वो नेचुरली अकर हो गया। अगर आप इसको प्रूव कर पाएँ कि आपकी उसमें गलती नहीं है, तो आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। और क्या होते हैं इसमें कि एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब कोई बाहरी आदमी आकर कुछ कर गया वहाँ गलत, जिसमें कि आपकी गलती नहीं है। इसी तरीके से और भी होती हैं चीज़ें, जैसे म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों पड़ोसी जो हैं, ये दोनों लैंड में जो बंदे रह रहे हैं, ये दोनों ने आपस में सहमति की थी कि हाँ हम ये काम करेंगे, दोनों को प्रॉफिट होगा। और बट लैंड, इनके लैंड में काम हो रहा है, और जब लांग लगी इनके यहाँ लगी, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में थी कि हाँ इन दोनों में प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो उस केस में भी ये लाइबल नहीं होंगे इनको कंपनसेट करने के लिए। तो इसी तरह के एक्सेप्शंस हैं इसमें। इस एक्सेप्शन जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल है, इसमें क्या है कि अगर कोई फैक्ट्री है या कोई एक एरिया है इसके अंदर ही है, बेसिकली ये इंटरप्राइजेस पे ही लागू होता है। और अगर इस एरिया के अंदर या इस एरिया के बाहर किसी की ज़िंदगी जाती है या इनके किसी एक्टिविटी के कारण हार्म होता है, तो इस केस में जो यहाँ के अंदर के वर्कर होंगे या जो बाहर का व्यक्ति इफेक्ट हुआ है, वो इनके मालिक के खिलाफ केस कर सकता है कंपनसेशन मांगने के लिए। और इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, नो एक्सेप्शंस। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या आया? दोनों में डिफरेंस ये आया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपके पास एक्सेप्शंस हैं, आपके पास राइट है कि आप प्रूव कीजिए कि आपकी गलती नहीं है। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आपको प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा कि आपकी गलती नहीं है। आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा कि अगर आपके लैंड से कोई गतिविधि ऐसी हुई हो जिससे नुकसान पहुंचा हो उस लैंड में रहने वाले लोगों को या बाहर रहने वाले लोगों को। ठीक है। अब इसका जो इस केस से जो एक इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि जो इन्वायरमेंटल लॉ का वो स्कोप बढ़ा, और एक कंपनसेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि अब कंपनसेशन नाम की भी कोई चीज़ होगी। कोई अगर किसी की लाइफ खतरे में आती है, देखते हैं आप कितने सारे डिजास्टर होते हैं, किसी फैक्ट्री में आग लग गई या गैस लीक कर गई, तो उस केस में एक ऐसा एक्ट बना जिसमें कि कंपनसेशन लोगों को मिलेगा जिनको नुकसान पहुंचा है, काफ़ी हैवी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ जब कंपनसेशन मिलेगा तो एक जस्टिस सिस्टम क्रिएट हो रहा है कि मतलब हाँ आपको मतलब दिक्कत हुई है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन मिल रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को एक बात और समझ आई कि एक फैक्ट्री को बैन करना कोई उपाय नहीं है। हम इंडस्ट्री को रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि मैकेनिज्म अच्छा बनाएं और उसको टाइट करें, और जो उसमें गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्ट करें, मॉनिटरिंग करवाएं, गवर्नमेंट एक अच्छे लॉ बनाए। क्योंकि देखिए एक फैक्ट्री बंद करने पे कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट हार्म होती है, चली जाती है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट रुकता है। उस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा वो कितने लोगों के काम आता है, कितने प्रोडक्ट बनते हैं उससे, तो कुल मिला के डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो उसको वो रोक नहीं सकते हम। और जो एक्सीडेंट्स होने हैं वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप उसको, उसकी जो रिस्क है, रिस्क को कम कर सकते हैं आप। कि रिस्क हम कैसे कम करें उस पर हम ध्यान दे सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हम लॉज अच्छे ले आएँ, कितने अच्छे डेवलपमेंट्स ले आएँ, और किस तरीके से मॉनिटरिंग करवाएं, सुपरविजन कराएं। तो ये सब पे ध्यान दे सकते हैं हम लोग, बट बैन करना कोई एक उपाय नहीं है। ठीक है। अगर इसको समराइज करें तो ये समझ आता है कि एमसी मेहता थे, और जो कि उन्होंने पीआईएल फाइल किया, और उसी पीआईएल फाइल के बाद एक ओलियम गैस लीक हुई जिसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, हार्म हुआ, सेवरल डैमेजेस देखने को मिले। और इसमें जब कोर्ट में केस चला तो इसमें काफ़ी सारे इश्यूज उसे उठे कि क्या ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसी इंडस्ट्री इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में खोलना उचित है कि नहीं है, और इसमें जो कंपनसेशन लायबिलिटी का वो है वो किस तरीके से डिटरमाइन करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया क्वांटम ऑफ डैमेज और साइज ऑफ इंटरप्राइजेस है, उसके हिसाब से हमें तय करना होगा। जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना बड़ा डैमेज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना होगा कि कंपनसेशन कितना देना है। फिर आर्टिकल 32 का स्कोप देखा हमने कि कितना एक्सपैंड हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डायरेक्शन नहीं देगी, साथ ही साथ वो रेमेडी भी बताएगी कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और कंपनसेट कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें बता सकती हैं सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 21 में भी हमने देखा कि
एक तो आर्टिकल 21 क्या श्री राम इंडस्ट्री के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि जो आर्टिकल 12 है आपका, वो बोलता है अगर स्टेट के अंडर कोई चीज़ आती है, स्टेट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तभी आप केस चला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और वो चीज़ डिटरमाइन हो नहीं पाई कि वो स्टेट के अंदर आता है कि नहीं आता है। साथ ही साथ उसमें एक ये भी बोला गया कि स्टेट के पास पावर है कि वो किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को बंद कर सकती है, और लोग अपने कंपनसेशन के लिए गुहार कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें कंपनसेट कीजिए, हमारी लाइफ को खतरा हुआ, हमें हार्म हुआ ऐसी एक्टिविटीज़ के कारण। ठीक है, तो ये जो हम लोग ने पढ़ा, और आगे आगे भी ऐसे जजमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो आपसे मिलते हैं अगले जजमेंट की क्लास में।